बच्चों, तो अब हम देखने वाले हैं तीसरा लेसन, जो हमारा हिंदी का थर्ड लेसन है। तीसरा लेसन है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसका मेन कैरेक्टर है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण के बारे में हम देखने वाले हैं। और यह बहुत अपने जीवन काल में महान व्यक्ति रहे। उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उनका सारांश पढ़ने वाले हैं, उनसे आने वाले ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, उनसे आने वाले सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से आने वाला न एक ऑब्जेक्टिव छूटेगा और न ही सब्जेक्टिव। तो चलते हैं, कार्य को आगे बढ़ाते हैं। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण मेन कैरेक्टर है, इनके लेखक हैं। तो लेखक परिचय में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इनके जीवनी के बारे में और जीवन से जो ऑब्जेक्टिव आता है उसके बारे में। लेखक परिचय में हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव और उसके साथ सब्जेक्टिव। तो पहले इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हम लेखक परिचय के बारे में। प्रमुख समाज सेवी, सोशल एक्टिविटी में इनका ज्यादा बचपन से ही मन लगता था। और जयप्रकाश नारायण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, कि वह ऐसे व्यक्ति थे जो गांव से चलकर शहरों पे राज किया उन्होंने। जयप्रकाश के बारे में ये कथन है। तो जयप्रकाश नारायण की कहानी है कि प्रमुख समाजवादी विचारक जयप्रकाश नारायण एक महामानव। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिख देगा कि इनमें से कौन लेखक को महामानव कहा गया है। तो आप किस पे टिक मारिएगा? जयप्रकाश नारायण पे। तो चलिए आगे की ओर। प्रमुख समाजवादी विचारक जयप्रकाश नारायण एक महामानव के रूप में हमारे सामने आए, जिन्होंने आपातकाल के बाद एक नवीन चेतना प्रदान की। आपातकाल 1975 में थर्ड इमरजेंसी लगा था जो इंदिरा गांधी लगाई थी, उसके बाद इनका जो है विचारधारा लोगों के सामने आया। इनका जीवन परिचय है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियार गांव में हुआ। देखिए यहां पे कि जयप्रकाश नारायण का जन्म किस गांव में हुआ? तो दियार में हुआ। कहां हुआ हो? दियार में हुआ। यह गांव उत्तर प्रदेश तथा बिहार के सीमांत पर था। देखिए सीमा पर यह दियार गांव जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमांत पर रहने के कारण ही कुछ लोग जयप्रकाश नारायण को बिहार के भी मानते हैं और उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश के मानते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। सीमांत पर था। इनके पिता का नाम श्री हर्षु दयाल। ध्यान दीजिएगा, कौन सा? जन्म कब? 11 अक्टूबर 1902। कौन सा गांव? दियार गांव। पिता के नाम श्री हर्षु दयाल और माता का नाम फूल रानी था। एकदम क्लियर बातों को, उसी बातों पे हम चर्चा करेंगे या उसी बातों को आपको पढ़ना है जो एग्जाम में आते हैं। हिंदी पे उतने ही समय देना है जितना देना चाहिए, ठीक है। तो हम सिर्फ एग्जाम के पर्पज से बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे प्रमुख आपका हुआ। इनका जन्म हुआ, इनका गांव हुआ, इनके पिता का नाम हुआ और इनके माता का नाम हुआ। आपके पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। अब देखिए ये 5वां ऑब्जेक्टिव यहाँ से अभी ये आएगा, आगे हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाले हैं, यही सब आएगा। तो इनके पत्नी का नाम क्या था? हो प्रभावती था, जो गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। अब यहां से थोड़ा घुमा कर पूछ सकता है, जो बुक में नहीं है उसको भी मैं डाला हूं, कि प्रभावती देवी जो थी, जो जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, है ना, ये किनकी बेटी थी? तब ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। शिक्षा, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई।
उसके बाद पटना में शिक्षा चली। अब देख लीजिए, एक तो बिहार के सीमांत पर जन्म लिया, सीमांत पर जन्म लेने के बाद जो है ये पढ़ने भी कहाँ आ गए, पटना। और पढ़ने ही नहीं आ गए, पटना से इन्होंने आंदोलन करना भी शुरू कर दिया, यानी अपना जो है नेतागिरी जो इन्होंने स्टार्ट किया वो पटना से किया, इसीलिए इनको लोग बिहारी मानते हैं। तो घर पे हुई प्रारंभिक शिक्षा और फिर पटना आ गए। अधूरी शिक्षा छोड़कर असहयोग आंदोलन, आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चला रहे थे, उन्होंने इसमें कूद पड़ा, शिक्षा को छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। फिर भी उनकी शिक्षा पीएचडी तक पहुंची किंतु पूरी न हो सकी। राष्ट्रीय चेतना 1929 में कांग्रेस में सम्मिलित हुए। देख लीजिए 1900 जयप्रकाश नारायण कब कांग्रेस में सम्मिलित हुए, 1929 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सम्मिलित हुए। और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल चले गए। 1929 में जोड़े और 1932 में कहा चले गए हो, जेल चले गए। किसके कारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। वापस आकर कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, देख लीजिए, कांग्रेस से टूटकर यह पार्टी का निर्माण हुआ है ना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, फिर जेल यात्रा हुई, फिर जेल चले गए। 1942 के आंदोलन ने उन्हें प्रतिष्ठा के शिखर पर आरूढ़ कर दिया, यानी 1942 में जो उन्होंने आंदोलन किया उन्होंने सबसे ज्यादा नाम कमाया 1942 वाले में, ठीक है। विनोबा जी के सर्वोदय आंदोलन से भी जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का भी नेतृत्व किया। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, हर बार पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण जी ने, है ना, छात्र आंदोलन कब किया, तो 1974 से। आपातकाल में जेल भेज दिए गए। उनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का जन्म हुआ। अब वह आपातकाल 75 में मैं बताया उससे पहले, तो 74 में उन्होंने छात्र आंदोलन किया और आपातकाल के समय वह कहां चले गए, जेल, और जनता पार्टी का उन्होंने निर्माण किया, ठीक है। उसके बाद इनकी साहित्य पर हम कुछ चर्चा करेंगे, यानी इस तरीके से चैप्टर को समझ लेना है ताकि मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बताने से पहले आपको पूरा चैप्टर समझा पाऊं। और आपको यूं समझ लेना है कि मैं ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करूं या ना करूं, आपको चैप्टर का सारांश और उसका किसी भी लेखक का जीवन परिचय समझकर आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। हालांकि हम ऑब्जेक्टिव पे वस्तुनिष्ठ पे चर्चा करेंगे, लेकिन ये कथन है कि अगर पहले ही समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब इनके साहित्य पर बात करेंगे। आपने कुछ कहानियां भी लिखी, डायरी एवं निबंध की भी रचना की। डायरी एवं निबंध किसकी रचना है, जयप्रकाश नारायण की है। इनकी महत्वपूर्ण कृति है रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडिया। रिकंस्ट्रक्शंस का अर्थ होता है पुनर्भारत या पूर्ण भारत, ये इंग्लिश वर्ड है। कंस्ट्रक्शंस का अर्थ होता है रचना और रिकंस्ट्रक्शंस का अर्थ होता है पुनः निर्माण। तो पुनः निर्माण हम नहीं पकड़ेंगे, जो आता ऑब्जेक्टिव उसी को पकड़ेंगे। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण रचना में एक है रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडिया पॉलिटी, यानी भारतीय राजनीति का पुनः निर्माण। लेकिन हिंदी में आता नहीं है, आपको यही याद रखना होगा, ठीक है। आपको 1965 में समाज सेवार्थ मैग्सेसे सम्मान प्राप्त हुआ। देख लीजिए 1965 में जयप्रकाश नारायण जी को मैग्सेसे सम्मान प्राप्त हुआ। 1998 में उन्हें भारत रत्न मिला। याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण को किस ईस्वी में भारत रत्न मिला, या आपके आगे जाकर जो आप तैयारी करेंगे किसी भी चीज का, जनरल कंपटीशन का, किसी भी नौकरी के लिए आप तैयारी करेंगे तो वहां से भी एक दो क्वेश्चंस उठाकर आता है। तो 1998 में उन्हें भारत रत्न मिला, सम्मानित किया गया। जयप्रकाश जी 20वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित राष्ट्रभक्त तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी भी थे। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही, है ना, रूड वाला भी काम किया है।
वे विद्वान व्यक्ति थे, उनका अध्ययन विशाल था, उनको उस काल के कतिपय प्रमुख नेताओं में स्थान दिया गया। यानी काफी रूढ़िवादी थे, यानी एक बार जिसको चाह लिए फिर वो है ना होता ही था, है कि नहीं। स्वाधीनता, है ना, ये इतने जिद्दी थे, है ना, कि ये जो है बिस्मिल जी का एक शायरी है, एक कहावत है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस सबसे ज्यादा अगर फॉलो किया अपने जीवन में तो जयप्रकाश नारायण ही फॉलो किया, जो सरदार बिस्मिल, है ना, काकोरी कांड में भगत सिंह के साथ थे, उनकी कहानी है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीति की ओर न जाकर लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीति अपनाए, लोगों से जुड़ना स्टार्ट उन्होंने कर दिया और समाज सेवा का मार्ग चुना। समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन, लोकतंत्र के पथ पर इन्होंने चला। किसके पथ को सबसे ज्यादा माना? समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन, लोकतंत्र पर इन्होंने चला। 60 के दशक में अपनी ईमानदारी, त्याग और निस्वार्थ लोक सेवा के कारण जनता के बीच अर्जित अपनी विश्वसनीय के आधार पर उन्होंने डाकों के हृदय परिवर्तन और पुनर्वास का महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी आप जानते हैं 1960 में बिहार में सबसे ज्यादा डकैती होता था, सबसे ज्यादा, चंबल से भी ज्यादा डाकू बिहार में हो गया था। तो इन्होंने अपना सारा काम छोड़कर और डकैतों को पुनः जीवन दिया, यानी उनको परिवर्तन लाया कि अपने हृदय को बदलो, हृदय परिवर्तन कराया। चाहते तो कुछ और थे पर शरीर ने साथ नहीं दिया और 8 अक्टूबर 1979 को चल बसे। इनका मृत्यु जो हुआ 8 अक्टूबर 1979 को हो गया। यहां से आप याद रख सकते हैं 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का क्या है? जन्म है और 6 दिन बाद 8 अक्टूबर आता है तो उस दिन जयप्रकाश नारायण जी का मृत्यु है। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। आगे की ओर चलते हैं। अब हम पाठ के कुछ सारांश की बात कर लेते हैं जो प्रमुख है। पटना में आप जानते हैं गांधी मैदान है। अब गांधी मैदान के बारे में सुन लीजिए कि इन्होंने छात्र आंदोलन शुरू किया था, गांधी मैदान में ही स्पीच दिए थे। पटना में गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिए गए भाषण का यह एक अंश है, संपूर्ण भारत पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुआ। यानी जब इन्होंने छात्र आंदोलन किया 1974 में 5 जून को इन्होंने भाषण दिया, कहा गांधी मैदान में, तो ये चैप्टर है उसी का एक अंश है, स्पीच का एक अंश है। ठीक है, और संपूर्ण भाषण पुस्तिका के रूप में यह प्रकाशित हुआ। वे कहते हैं अभी रेणु जी ने जो कविता सुनाई उनके माध्यम से पूर्ण स्मृतियां ताजा हो गई। यार रेणु जी भी उसमें बैठे हुए थे और रेणु जी ने कविता सुनाया तो ये बोले कि हमारी पूर्ण जो है स्मृतियां यानी यादें ताजी हो गई। वे दिनकर जी और गंगा चालू से भेंट की भी चर्चा करते हैं, जब दिनकर जी ने कहा था कि मैंने जो आंदोलन प्रारंभ किया है उसमें हमारी सब आशाओं की पूर्ति दिखाई देती है। दिनकर जी भी अपने आप में कलम के जादूगर वो भी थे। मेरे भाषण में क्रांति के विचार होंगे जिन पर आपको अमल करना होगा, लाठियां खानी होगी। ये जयप्रकाश नारायण जी का भाषण था कि मैं न्याय, समता, समाज, लोकतंत्र के लिए लड़ूंगा, उसमें आपको लाठियां भी खानी होगी। यह संपूर्ण क्रांति है। ये बोले कि पूर्ण रूप से यह क्रांति है। और वैसे ही जो हमारे भगत सिंह लाना चाहते थे, बोले ना, हम पहले ही बोल चुके कि ये भगत सिंह से बहुत प्रेरित थे, बहुत ज्यादा प्रेरित थे ये भगत सिंह से। तो ये जब छात्र आंदोलन किए तो इन्होंने बोला कि जैसे भगत सिंह लोकतांत्रिक लाना चाहते थे, समाज में एकता, न्याय, समता लाना चाहते थे, इसीलिए मैं यह आंदोलन कर रहा हूं और अपने साथ छात्रों को इसलिए जोड़ रहा हूं कि युवक भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए है ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये इसी बात का जो है प्रारूप है। ये स्वराज से जनता करा रही है, भूख, महंगाई और भ्रष्टाचार, रिश्वत, अन्याय, इन सब के खिलाफ था। भ्रष्टाचार, रिश्वत, अन्याय आज भी देखता है। बिहार में कोई भी काम कराने जाइएगा, दाखिल हो, खारिज हो, सीओ हो, बीडीओ हो, कितना घूस लेता है कि नहीं? उस समय में इससे भी ज्यादा था।
इन सभी को दूर करने के लिए इन्होंने कदम उठाया और छात्र आंदोलन इन्होंने किया। आज यहाँ व्याप्त है, शिक्षा पाकर व्यक्ति ठोकर खाता है फिर रहा है। यहाँ नारे तो लगते हैं पर गरीबी हटती नहीं है। बिहार में या अपने देश में है ना, नारे तो लगती है कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटाओ, यहाँ गरीबी हट जाता है। गरीब को ध्यान नहीं होता, सिर्फ नारे लगते हैं। बढ़ती ही चली जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट में जो है, इसका मैं एक एग्जांपल आपको दे दूंगा। अगर आप राजनीति के स्टूडेंट है तो ये नारा दी थी इंदिरा गांधी कि गरीबी हटाओ, फिर बीजेपी वालों ने उन पर आरोप लगाया कि ये गरीबी नहीं हटा रही है, गरीब को ही हटा रही है। ठीक है, और ऐसे जयप्रकाश नारायण भी यहाँ अपने स्पीच में बोलते हैं। भाषण में दिनकर जी की कविता और उनके निधन की चर्चा भी की जाती है। वे नई जिम्मेदारी की चर्चा करते हैं। नई जिम्मेदारी, जैसे बिहार में उस समय सबसे ज्यादा भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन और सेग्रेशन बिहार और यूपी से ज्यादा कहीं नहीं हुआ है। छुआछूत सबसे ज्यादा अगर हुआ है तो वह यूपी और बिहार में हुआ है। विद्यार्थियों का आह्वान करते हैं, मात्र जयप्रकाश के नेतृत्व से काम नहीं चलेगा। इन्होंने अपने स्पीच में गांधी मैदान से बताया कि अगर मैं अकेला लड़ूंगा तो मैं लड़ नहीं पाऊंगा, आपको जब अपना नेतृत्व संभालना होगा। उन्हें कहा भविष्य आपके हाथों में है। वहां उन्होंने यह भी घोषणा की कि मैं सबकी बात सुनूंगा और फैसला मेरा ही होगा। यदि ऐसा नहीं हो सका तो आपस के झगड़े में, बहसों में हम पता नहीं किधर बिखर जाएंगे, है ना। यानी इन्होंने बोला कि अगर बिहार से, है ना, अन्याय हटाना है, भ्रष्टाचार हटाना है तो आपको मेरा साथ देना होगा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। इनकी ये कृतियां भी अपने जीवन की, वे अपने विदेशी अनुभवों की सुनाते हैं। फिर कहते हैं मेरे पास गफूर साहब और गफूर साहब जानते हैं, वह कुछ दिन के लिए बिहार के सीएम भी बने थे, और चंद्रशेखर मिलने आए थे, पर सब लोग उन्होंने डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाते हैं। शांति में प्रदर्शन, शांति में जुलूस के रूप में यहाँ प्रदेश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, पर उन्हें रोका गया है, पीटा गया है। क्यों? इस पर छात्र बिगड़े भी होंगे, पर इसका उत्तरदायित्व किसका है? यह पुलिस अधिकारी का कहना था। यदि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। यानी जो भी आंदोलन में जा रहे थे उनको जगह जगह मारा पीटा जा रहा था अधिकारियों के द्वारा, लेकिन जो लोग साथ देने आए थे जयप्रकाश नारायण के, उन्होंने बोला कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो ये आपसी मतभेद में, आपसी झगड़ा में पूरा बिहार जल गया होता। देश की सारी स्थिति की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था, हमने फिर भी लोकतंत्र में स्थापना की, यानी हमने सब कुछ के बावजूद भी लोकतंत्र पे विश्वास रखा। कौन? जयप्रकाश नारायण बोलते हैं, मैं चाहता हूं दल विहीन लोकतंत्र। उनका यह भी कहना था कि हमारा ध्येय मात्र शासन से संघर्ष करना नहीं, यानी शासन से संघर्ष करना नहीं, हमारा काम है समाज के हर अन्याय अनीति से लड़ना, घूसखोरी रोकना, हर प्रकार के गांव के अत्याचारों पर प्रहार करना। साथ ही यह संघर्ष निर्दलीय होगा, यानी किसी भी दल का नहीं होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन के माध्यम से अगर सबसे ज्यादा किसी चीज पर ध्यान देते हैं तो वह है कि अन्याय मिटाओ, है ना, घूसखोरी छोड़ो और भेदभाव जो होता है उसको खत्म करो, और निर्दलीय और निष्पक्ष होकर, किसी जात के पक्ष होकर नहीं। ठीक है, तो यहां तक जीवन परिचय रहा राइटर का और पाठ का सारांश रहा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से इस चैप्टर में आता है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, आप भी जब वीडियो देखते हैं तो कुछ ना कुछ कमेंट किया कीजिए, है कि नहीं, आंसर के लिए, या इससे और भी जानकारी जो हो उससे आप लिखा कीजिए कमेंट में, ताकि पता चले कि उससे भी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। ठीक है, कुछ और जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो आइए हमारा क्वेश्चन है कि जयप्रकाश
जयप्रकाश जी जब वेल्लोर अस्पताल, अब याद रखिएगा यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि वो किस अस्पताल में थे, तो क्वेश्चन में आंसर है वेल्लोर अस्पताल। और जब वेल्लोर अस्पताल में थे तो जयप्रकाश जी जब वेल्लोर अस्पताल जा रहे थे तो वे कहाँ रुके थे, तो वे मद्रास रुके थे। कहाँ रुके थे वो? मद्रास में रुके थे। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर कि वो जब वेल्लोर अस्पताल जा रहे थे तो कहाँ रुके थे? मद्रास में रुके थे। अब है आपका संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? बताइए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश जी ने दिया था, इसमें कोई बात ही नहीं है। कौन दिया था? जयप्रकाश जी ने दिया था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? आप बताइए कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो 1902 में हुआ था। ऑप्शन सी है, इसमें ए बी सी नहीं लिखा गया है, आप खुद ही समझ लीजिएगा कि ये ए है और ये बी है, ये सी है, ये डी है। और नहीं समझ में आएगा तो समझिए दिमाग की कमी है। आयोडीन खाइए। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? बताइए कि कब प्राप्त हुआ? अभी अभी हम पढ़ाए थे 1998 में इनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, और 8 अक्टूबर को ये और 1979 में ये चल बसे थे। तो इसका आंसर 1998। संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश जी ने किस स्थान से दिया था? बताइए, ये भी कोई ऑब्जेक्टिव है ना? गांधी चौक से नहीं, रमना मैदान से नहीं, गांधी मैदान से, सदा भक्त आश्रम से, गांधी मैदान पटना से इन्होंने दिया था। ठीक है, अगला है हमारा, छात्र संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ था? छात्रों के अनुशासन के लिए, छात्रों के सत्ता प्राप्ति के लिए, छात्राओं के ज्ञानवर्धन के लिए, छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि मैंने कई बार बोला है कि ये आंदोलन हुआ था अन्याय, भ्रष्टाचार, इन सबको खत्म करने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने हेतु। ठीक है, अगला चलते इसके ऑब्जेक्टिव पे। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? यह एक पत्रिका है। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? बताइए। रामनाथ गोयनका। ये है। यहां पे भी दो क्वेश्चन हो गया कि रामनाथ गोयनका किसके मालिक थे? तो इंडियन एक्सप्रेसवे आप बोल सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेसवे के मालिक कौन थे? तो रामनाथ गोयनका थे। यानी उलट फेर के आपका दो क्वेश्चंस यहां पे बन जाता है। ठीक है, जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं, है ना, चाहते थे? क्यों नहीं चाहते थे, है कि नहीं? वहां सरकारी फंड प्राप्त होता था, उनका मन नहीं था, वहां अराजकता थी, वह कठोर अनुशासन था, नहीं, वहां सरकारी फंड मिलती थी। ठीक है, आगे आप क्वेश्चंस देखिएगा, है ना, कि आईएससी यानी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की परीक्षा जयप्रकाश जी ने कहां से उत्तीर्ण की थी? बिहार विद्यापीठ से। बिहार गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। बिहार विद्यापीठ से उन्होंने आईएससी की एग्जाम पास की थी। इसी में थोड़ा सा राजनीति के द्वारा आ जाता है कि लेनिन का मृत्यु जो है वह कब हुआ था? लेनिन का, तो लेनिन का मृत्यु
1924 में। ये गलत, ये गलत, ये गलत। 1924 में लेनिन बहुत बड़े मार्ग दार्शनिक थे, है ना, तो उनका जन्म जो हुआ वह हुआ, मृत्यु जो हुआ वो 1924 में हुआ। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है, क्या है बताइए, है ना। हंसते हुए मेरा अकेलापन, प्रगति और समाज, बातचीत और संपूर्ण क्रांति। कौन सा है? संपूर्ण क्रांति है, संपूर्ण क्रांति। ठीक, बताइए संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि नहीं। आगे की ओर चलते हैं। लोकतंत्र के नाम से प्रसिद्ध है लोकनायक, यानी लोगों के हीरो, नायक माने हीरो, लोकनायक के नाम से फेमस है। लोकनायक के नाम से कौन फेमस है? हो जयप्रकाश नारायण जी फेमस है। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की किस रचना विधा से संबंधित है? निबंध, कविता, उपन्यास, नाटक। किससे है बताइए, किससे है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी रचना किससे संबंधित है? तो यह है निबंध से। किससे है वो? निबंध से। गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, कहा गया किसके द्वारा? संपूर्ण क्रांति में। किसमें कहा गया? गरीब की बेरोजगारी, क्योंकि गरीब के लिए कुछ होता है और होता कुछ नहीं है, और होता सब कुछ गरीबे के नाम पर है और गरीब का होता कुछ नहीं है। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति में कहा गया। अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, कथन किस पाठ से संबंधित है? ये पाठ संबंधित है, बात संबंधित है संपूर्ण क्रांति से। किससे है वो? संपूर्ण क्रांति से संबंधित है। फणीश्वर रेणु की रचना कौन है? मैला आंचल, गोदान, शेखर, है ना। तो बताइए कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल। ऑप्शन ए, मैला आंचल, ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। आगे देखिए, आगे हमारा क्या है? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां से और कब दिया था? वह दिया था पटना में 5 जून 1974 को। ऑप्शन डी इसका आंसर है। ये सब कहीं पे रचना में भी नहीं है। ऑप्शन डी। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बताइए, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम बाउल था, बाउल। जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम बाउल था। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? 1974 में किया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि कई बार चर्चा हो चुका है। तो 20 का आंसर ऑप्शन सी, 1974। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? बताइए, इसमें आप अभी अभी पढ़े हैं हर्षु दयाल था। उनके पापा का नाम हर्षु दयाल। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952 में। ऑप्शन ए इसका होगा। ये सारे गलती है। ठीक है, आप उन्हीं बातों को याद रखेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं या आपके लिए जो फायदेमंद है। ठीक है,
जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था बताइए? लीलावती देवी, अमरावती प्रभा, प्रभा देवी और प्रभा सिन्हा। क्या नाम है बताइए? प्रभावती देवी, ऑप्शन सी। किसने किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। किसने कहा था बताइए? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अभी इस देश के लोगों को बहुत दूर का सफर करना है। ठीक है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ बताइए? दिनकर का निधन किस अस्पताल में हुआ था? है ना, विलिंगडन नर्सिंग होम, विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण वल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिंह, महामाया। कौन थे बताइए आप सभी? उस समय में अब्दुल गफूर थे। यही एक मुस्लिम नेता हुए हैं जो बिहार के प्रथम बार बिहार में सीएम बने, अन्यथा किसी राज्य में अभी तक कोई मुस्लिम सीएम नहीं हुए। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो ये कहा गया है शायद ब्रिटेन का, है कि नहीं? और क्वेश्चन 27 है, इनको अमेरिका का दलाल कहा गया है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था बताइए? जयप्रकाश जी के डॉक्टर का क्या नाम था? तो इनके डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। ऑप्शन ए आंसर होगा बच्चों, बाकी सारे गलत है। जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली बताइए? इन्होंने किसका भाषण सुनकर जो है प्रेरित हो गए, है ना? तो स्वामी सत्यदेव का, स्वामी सत्यदेव का इन्होंने भाषण सुना और ये अमेरिका जाने के लिए प्रेरित हो गए। ठीक है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे बताया जाए? फ्री प्रेस के सदानंद जी थे, सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक। क्वेश्चंस क्लियर आपको समझ में आ रहा है? सारे क्वेश्चंस को आप क्लियर कर लेंगे और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है ब्रेन ऑफ बॉम्बे, उमा शंकर दीक्षित। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1924 में। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, है ना? 1924 में ये मार्क्सवादी सिद्धांत को अपनाया, मार्क्सवादी सिद्धांत। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह बात तो कई बार चर्चा में चला है कि ये बुक किसने लिखी थी। ये जयप्रकाश नारायण जी की लिखी हुई किताब है। मेरे प्यारे बच्चों, ये इसके सभी इंपोर्टेंट हो गए। बचपन का नाम क्या था जयप्रकाश जी के? तो ये जो है बाउल था। मेरे प्यारे बच्चों,
इस चैप्टर को अच्छे से देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा हम करते रहेंगे आपके साथ। एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसी से रिलेटेड होगा कि वह कहाँ पढ़े, क्या पढ़े, इसी से रिलेटेड होगा। आप बनाकर लिख देंगे या नोट